तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप ट्रेंडिंग एग्ज़ाम को लेकर टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आपके सामने आ गए हैं। ये सिक्स्थ सीरीज है 50 क्वेश्चन का, और आपको हम सिलेबस बेस्ड जो अभी का ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम को लेके, जैसा एग्ज़ाम चल रहा है, चाहे तो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे तो बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, जीडी का या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, जिस तरीका का ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है हम उसी तरीका के सिलेबस के अनुसार आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आपको सिलेबस से ज़्यादा उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में जितना संभावना हो सकता है आंसर होने का या क्वेश्चन पूछने का, उसका भी आंसर का हम सॉल्यूशन आपको करके दे रहे हैं। और सारा सॉल्यूशन हम एनसीईआरटी बेस्ट सॉल्यूशन करके देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर देखना है या आपको सॉल्यूशन देखना है तो पूरा का पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन को बस देखते जाएंगे और बस उसको बढ़ाते स्किप करते जाएंगे, ऐसा नहीं। टोटल क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन सुनने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक बात 100% जान लीजिए कि सफलता कोई घंटा 2 घंटा का चीज़ नहीं होता है कि आपको मिल जाए। 1 घंटा मेहनत की और सफलता मिल जाए, कई दिनों का मेहनत होता है, कई रातें गुजारनी पड़ती है, तब एक रात कहीं जाके ऐसा आता है कि सफल होता है इंसान। इसलिए कोई भी सेट आप मारिए, खुद से भी मारिए, सेट सॉल्यूशन कीजिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो बुक से एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना करके बुक से एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। और सॉल्यूशन जहाँ कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मिलता है बेस्ट सॉल्यूशन, तो निश्चित तौर पर उसको सुनने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिए। आपको जहाँ भी अच्छा लगता है, जौन भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, उसको उसमें टाइम देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट निश्चित तौर पर टाइम देता है, और टाइम दीजिएगा तो समय निश्चित आपको टाइम देगा। क्लियर? तो आप इस सॉल्यूशन को देखने का प्रयास कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, जितना एनसीईआरटी से हो सकता है। देखिए आगे का एग्ज़ाम जो भी होगा अब सभी ट्रेंडिंग होगा इसी तरीका के। रेलवे का जैसे एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन डाल रहा है। 7th 8th 9th और 10th से एग्ज़ाम क्वेश्चन डालता जा रहा है। तो अब का ट्रेंडिंग ही एग्ज़ाम का हो गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा। तो आपको भी एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम के अनुसार ही सिलेबस तैयार करना होगा। अब ये कहेंगे आप कि रेलवे में ऐसा पूछ रहा है तो सब में ऐसा नहीं पूछेगा, ये आपका सोच गलत हो सकता है। क्लियर? निश्चित तौर पर इसी तरीका का ट्रेंड आगे बढ़ेगा और आपको आने वाला जो भी एग्ज़ाम मिलेगा वो सिलेबस एनसीईआरटी का ही मिलेगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड अब तैयारी आप कीजिए, एनसीईआरटी बुक भी पढ़िए समय निकाल के। अब ज़्यादा कुछ लूसेंट से देख रहे हैं, हाल ही में अब एग्ज़ाम जो भी पूछा है तो लूसेंट में ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, यूनिक में ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, एनालिसिस सब पूछ रहा है। यानी कि आपको लीनियर यूनिक से जो पढ़ के चले जाते थे, रेलवे निकाल देते थे, 90% रेलवे की तैयारी करने वाला यूनिक रहता था, आपका लूसेंट रहता था, इसे पढ़ लेते थे, लीनियर क्वेश्चन बन जाता था वहाँ जाके डायरेक्ट आपसे। अब आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जब तक एनालिसिस नहीं कीजिएगा, जब तक आपको किसी भी तरीका का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चाहे तो मैथ में रहे, चाहे तो रीजनिंग में रहे, चाहे तो आपका जीके जीएस, चाहे तो करंट अफेयर्स में रहे, तो हर एक सब्जेक्ट पर आप टाइम दीजिए। और टाइम नहीं दीजिएगा, कम समय में ज़्यादा खोजिएगा तो वो नहीं मिल पाएगा। अतः वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को स्थिर रख के टाइम देने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आप उसके अनुसार ढल जाइएगा, क्योंकि जैसा में इंसान रहता है वैसा ढलता है। तो इस तरीका का सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो निश्चित तौर पर उसी तरीका का आदत पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किए, इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, C बराबर दिया हुआ है आपका। C बराबर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ना, कर्वेचर F इसको निकालेंगे तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ अवतल दर्पण आपको कह रहा है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है, तो -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर?
आपको कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से 4 गुना, तब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। निकालने के लिए हमें कह रहा है वस्तु की दूरी, और भी जो है वो आपको दिया हुआ है, कह रहा है वस्तु का 4 गुना है, तो 4 गुना कर दीजिए वस्तु का। अभी चूंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में इसको कर दीजिएगा। क्लियर है? अब इसको निकाल लीजिए दर्पण सूत्र, एकदम आराम से। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। 1/v का मान कितना है? -4u प्लस 1/u बराबर कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना है हमें, बराबर 1/f यानी कि 16, वो भी माइनस में। क्लियर? अब 4u को हम एलसीएम ले लेंगे, 1 हो जाएगा माइनस में, प्लस 4 हो जाएगा, बराबर -1/16 हो जाएगा। अब 3/4u निकल जाएगा, बराबर 1/16 माइनस में। क्लियर? 4 चौके 16, u बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माइनस में। अब जैसे ही u का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है वस्तु का। अगर यह u का मान अगर पॉजिटिव में रहता तो निश्चित तौर पर वह आभासी प्रतिबिंब रहता। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि v का मान भी आपका आएगा माइनस में। जैसे ही v का मान माइनस में आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। अगर v का मान पॉजिटिव में आएगा तो वस्तु कैसा होगा? आभासी होगा। तो आंसर आपका डी नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पनीर किसका उदाहरण होता है? पनीर का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो पनीर से पहले आप एक चीज को समझिएगा कि जब भी कोई लिक्विड में कोई कण, जब किसी पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिया जाता है तो इसे ही परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहा जाता है। छितराना, वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पदार्थ के इर्द गिर्द छितराना ही कहलाता है परिक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहलाता है। अब जब इर्द गिर्द छितराएंगे तो इससे 2 प्रकार का पदार्थ का मिश्रण बनेगा। एक तो वह इर्द गिर्द जो छितराया है वह पूरी तरीका से उस बिलियन में जो जिसके आसपास छितराया गया है उसमें पूरी तरीका से मिल जाएगा, और एक ऐसा होगा जो पूरी तरीका से नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो इस आधार पर परिक्षेपण को 2 भाग में बांट देंगे। क्लियर है? 2 भाग में बांटेंगे, एक को कहेंगे निलंबन और दूसरा को कहेंगे कोलाइडी। देख लेंगे परिक्षेपण क्या है? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के आसपास छितरा दिया जाता है तो इसे ही परिक्षेपण कहा जाता है। जैसे दूध में जो वसा होता है वह परिक्षेपण का उदाहरण होता है। क्लियर है? अब देखेंगे परिक्षेपण से 2 प्रकार के अवयव बनते हैं, पहला निलंबन और दूसरा कोलाइडी। अब निलंबन का विशेषता देख लेंगे, कोलाइडी की विशेषता देख लेंगे। क्लियर? निलंबन में क्या होता है, कोलाइडी में क्या होता है। तो परिक्षेपण कण का आकार निलंबन में सस्पेंशन में क्या होता है कि ऐसा अवयव परिक्षेपण का होता है जो पूरी तरीका से दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द जब छितराया जाता है तो पूरी तरीका से यह उससे मिल नहीं पाता है। क्लियर? मिलन नहीं कर पाता है, पूरी तरीका से उसमें घुल ही नहीं पाता है। इसको आसानी से उससे बाहर निकाला जा सकता है दूसरे पदार्थों से, लेकिन कोलाइड जो होता है वो आसानी से उसके साथ मिल लेता है, घुल मिल जाता है और उसको आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो देख लेंगे कुछ हम लोग टर्म्स निलंबन और कोलाइड के। तो निलंबन में परिक्षेपित कण का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है, जबकि कोलाइडी का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच आकार पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे दूसरा जो होता है वह होता है कण से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ, कण से अलग हो जाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह मिल ही नहीं पाता है उसके साथ, जिस किसी पदार्थ के इर्द गिर्द इसको छितराया जाता है तो यह मिल नहीं पाता है उससे, तो अलग आसानी से किया जा सकता है। जैसे नदी का गंदा पानी, नाली का गंदा पानी या नींबू का रस जब हम गाड़ते हैं पानी में तो नींबू का कुछ भाग जो होता है, नींबू का
कुछ ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसका, वह उसमें आसानी से चला जाता है, पानी में चला जाता है, तो उसको छन्नी से छान कर हम आसानी से अलग कर देते हैं। तो ये सब निलंबन का उदाहरण होता है। तो कण से अलग हो जाने की प्रवृत्ति निलंबन में पाई जाती है, लेकिन कोलाइडी विलयन जो होगा उसमें परिक्षेपण कण से अलग होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी या बहुत कम पाई जाएगी। क्लियर। अगला, छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकता है। निलंबन जो होता है तभी तो इसको छान के अलग कर लिया जाता है, छन्ना पत्र से इसको छान के अलग कर दिया जाता है। अगर छन्ना पत्र के आर पार हो जाता तो इसको अलग नहीं किया जा सकता था, यानी पूरी तरीका से ये दूसरे पदार्थ में मिल जाता। तो छन्ना पत्र के आर पार यह नहीं आ जा सकता है, लेकिन कोलाइडी विलयन जो होता है वो छन्ना पत्र के आर पार हो सकता है, लेकिन चर्म पत्र यानी चमड़ा के पत्र से आर पार नहीं हो सकता है। क्लियर। अब देखेंगे, निलंबन नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन कोलॉइड जो होता है, कोलाइडी विलयन जो होता है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। क्लियर। अगला टर्म है कि निलंबन जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो लगभग अस्थाई होते हैं या अस्थाई ही होते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, नींबू का शरबत जो होता है निलंबन का उदाहरण होता है, क्योंकि इसको अलग किया जा सकता है। गंदा पानी जो होता है नाली का या नदी का, इसमें जो अवयव जो नीचे मिला हुआ होता है, बालू वगैरह जो मिला हुआ होता है, अपशिष्ट जो मिला हुआ होता है, उसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं पानी से। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण होता है, लेकिन कोलाइडी का उदाहरण होता है दूध, गोंद, स्याही और रक्त। ये सभी कोलाइडी विलयन होते हैं, इसको एक दूसरे से आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर। अब देखें कोलाइडी के कुछ प्रकार। कोलाइडी के प्रकार में आता है सोल, एरोसोल, जेल, पायस यानी इमल्सन और झाग। क्लियर। सोल जो होता है वो ठोस में द्रव्य का मिश्रण होता है, एरोसोल गैस में द्रव्य का मिश्रण होता है, जेल में द्रव्य में ठोस का मिश्रण होता है, पायस यानी इमल्सन जो होता है वो द्रव्य में द्रव्य का मिश्रण होता है, और झाग जो द्रव्य में गैस का मिश्रण होता है। यह पायस जो होता है वो कोलाइडी विलयन का ही एक रूप होता है, और पायस का प्रकार होता है पनीर। पायस का ही प्रकार होता है पनीर। तो हम इमल्सन, पनीर जो होता है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इमल्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इमल्सन पायस का अंग्रेजी होता है, पायस का अंग्रेजी होता है। अगर यह इमल्सन ना देके अगर कोलॉइड दे देता, कोलॉइड यहाँ पे रहता, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाता, क्योंकि कोलाइड का ही तो प्रकार है इमल्सन। क्लियर। तो पनीर एक कोलाइडी विलयन होता है, और कोलाइडी में भी यह इमल्सन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है। चलिए, हम हर एग्जाम को आपको एनिमेशन में दे रहे हैं, ताकि आपको कम शब्दों में ज्यादा समझ में आए, इसलिए हर क्वेश्चन को एनिमेटेड कर दिए हैं, क्योंकि कम शब्द लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, आपको टाइम भी कम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं आप, इसलिए, और समझना आसान हो जाता है। किसी चीज को फिगर के जरिए समझना आसान हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के समय जो ऊर्जा मुक्त होती है परमाणु भट्टी में, परमाणु पाइल एक्चुअली में परमाणु भट्टी होता है। क्लियर। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए जो होता है वही तो परमाणु पाइल का काम होता है। और उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए या परमाणु भट्टी को चलाने के लिए विशेष प्रकार के अवयव की जरूरत पड़ती है। क्लियर। देखेंगे इसको, परमाणु पाइल या परमाणु भट्टी। क्लियर। नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाला अपार ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए परमाणु पाइल या परमाणु भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देखरेख में 2 दिसंबर 1942 ईस्वी को शिकागो विश्वविद्यालय यूएसए में किया गया था। एनरिको फर्मी इनके जनक थे परमाणु भट्टी के। क्लियर। अब देखेंगे परमाणु भट्टी में उपयोग होने वाला कुछ अवयव, कौन कौन से अवयव होते हैं भाई? तो ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में, इस सब टर्म को एकदम याद रखेंगे, यही सब टर्म पूछता है कि परमाणु भट्टी में मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी जल जिसे D2O कहा जाता है, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल मंदक के रूप में।
जबकि नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलर रॉड के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। शीतलक जो होता है उसको शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कूलेंट, ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल परमाणु भट्ठी में किया जाता है। चारों टर्म को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों का अपशिष्ट आयतन क्या होता है? फेफड़ों का अपशिष्ट आयतन उसे कहा जाता है कि जब हम लोग निःश्वसन करते हैं, यानी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और निःश्वसन के दौरान ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जब ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं फिर भी ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा हमारे फेफड़े में बना हुआ रह जाता है, डायाफ्राम में बना हुआ रह जाता है। तो शेष अवशेष जो ऑक्सीजन होता है वो बना हुआ जो रह जाता है, उसी को हम लोग उस ऑक्सीजन के कारण जो आयतन घेरे हुए रहता है डायाफ्राम यानी फेफड़े का, तो उसी को कहा जाता है अपशिष्ट आयतन। उसी को अपशिष्ट आयतन। अब एनिमेशन में इसको समझेंगे। देख लीजिए, आपका डायाफ्राम का ये फिगर दिया हुआ है। क्लियर। डायाफ्राम फेफड़ा का अंग होता है। यह जो मांसल भाग आप नीचे लटका हुआ मांसल भाग आप देख रहे हैं डायाफ्राम है। अब इसी में वायु होता है, एयर होता है। इस एयर को निःश्वसन के दौरान निकाला जाता है। क्लियर, बाहर किया जाता है। तो एयर को जब बाहर किया जाता है लेकिन फिर भी इस डायाफ्राम में कुछ वायु शेष बचा हुआ रह जाता है। वही शेष वायु जो होता है अपशिष्ट आयतन का कारण बनता है, कि यानी कि जो जगह शेष वह वायु अब घेरे हुए रहता है उसी को अपशिष्ट आयतन के रूप में जाना जाता है। तो वायु का वह आयतन जो निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है उसे अपशिष्ट आयतन कहा जाता है। अब देखेंगे नोट में, एक स्वस्थ वयस्क फेफड़ों में वायु आयतन की क्षमता 6 लीटर होती है। फेफड़ा में अगर स्वस्थ फेफड़ा है, अब वयस्क फेफड़ा है, तो उसमें अधिकतम क्षमता 6 लीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में 1 का मान क्या होगा? यानी 1 ओम में धारा का मान क्या होगा? यहां क्वेश्चन होगा 1 ओम में धारा का मान क्या होगा, जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। क्लियर, 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात आप ये समझेंगे कि इसका विभवांतर निकालेंगे। ओम नियम से तीन रेसिस्टेंट आपको दिया हुआ है, 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम, और तीनों के तीनों जो रेसिस्टेंट है वह समानांतर क्रम में जुटा हुआ है। क्लियर। अब 3 ओम वाला पहले निकाल लेंगे हम। क्लियर। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR कहता है। अब V का मान आपको दिया हुआ नहीं है, 3 ओम वाला पर निकाल रहे हैं। क्लियर। तो V का मान नहीं दिया हुआ, I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंट कौन हम ले रहे हैं? 3 ओम का। तो 3 दूना 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा 3 ओम वाला तार में। क्लियर। अब एक टर्म को याद रखिएगा कि जब कभी भी तार परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो तीनों ही प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। क्लियर। जब कोई तार समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, कितना भी रेसिस्टेंट साथ में जुड़ा हुआ है, तो सभी रेसिस्टेंट के बीच विभवांतर का मान समान होगा। यानी जितना विभवांतर इसमें लगेगा उतना ही विभवांतर इसमें और उतना ही विभवांतर इसमें होगा। क्लियर। तो विभवांतर तो सबका ज्ञात हो गया, 6 वोल्ट सब में लगेगा। अब कह रहा 1 ओम वाले तार में धारा का मान ज्ञात करना है। तब फिर लिखेंगे V बराबर होता क्या है? IR। अब 1 ओम वाला में निकाल रहे हैं हम धारा। यहाँ तो धारा 2 एम्पियर था, इसमें निकाल रहे हैं धारा कितना है। क्लियर। अब V बराबर होता दिया हुआ कितना है? 6। I बराबर हमें निकालना है, और R कितना दिया हुआ है? 1 ओम वाला, 1 ओम का रेसिस्टेंट है। क्लियर। I बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो I का मान एम्पियर में व्यक्त करते हैं, तो 6 एम्पियर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ होता है? सीजीएस प्रणाली, मापन इकाई की 4 प्रणाली मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। 4 प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। वह होता है सीजीएस, वह होता है एफपीएस, एमकेएस और एसआई प्रणाली। देखेंगे 4 प्रणाली को। सीजीएस
CGS होता है, दूसरा होता है MKS, तीसरा FPS और चौथा होता है SI पद्धति। क्लियर, SI पद्धति। अब देखेंगे कि CGS पद्धति जो होता है, CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है। तीन टर्म का इस्तेमाल करेंगे मापन प्रणाली में, एक दूरी यानी डिस्टेंस का, दूसरा होता है द्रव्यमान का और तीसरा होता है समय। तो CGS पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्लियर। MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। FPS प्रणाली में चलते हैं तो दूरी का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। जबकि इस SI पद्धति ठीक जैसे SI पद्धति उसी प्रकार से होता है जैसे MKS पद्धति होता है, जैसे MKS पद्धति होता है। तो MKS में दूरी का मात्रक क्या था? मीटर, तो इसमें भी दूरी का मात्रक मीटर। MKS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो SI पद्धति में भी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज को ध्यान रखेंगे कि CGS पद्धति को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, इसे फ्रेंच सिस्टम, ये सबको याद रखेंगे, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। MKS पद्धति को हम लोग कहते हैं मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम। क्लियर। FPS पद्धति को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इतना टर्म को आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, हीरे की चमक किसके कारण से होती है? तो हीरा का चमक जो होता है उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला तत्व होता है हीरा, 2.4। हीरा के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा, विद्युत का कुचालक होता है हीरा, सभी तत्वों में सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला तत्व होता है हीरा, 2.42 होता है, सर्वाधिक कठोर तत्व होता है हीरा, आपेक्षिक घनत्व जो होगा, आपेक्षिक घनत्व जो हीरा का होता है वो 3.51 होता है। क्लियर। तरासा हुआ हीरा चमकता है। आप डायरेक्ट पूछ देगा कि हीरा की चमक, तो उच्च अपवर्तनांक, लेकिन तरासा हुआ हीरा चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट, यानी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण तरासा हुआ हीरा चमकता है। 763 यानी 763 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब कभी भी हीरा को हम ले जाएंगे तो ऐसे स्थिति में हीरा न रहेगा, ठोस रहेगा ही नहीं, द्रव्य भी नहीं रहेगा, यह गैस में परिणत हो जाएगा। क्लियर। CO2 में बदल जाएगा और इसका अवशेष तक नहीं मिलेगा। क्लियर। अब तक का सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा है जो 3106 कैरेट का हीरा है। वे राष्ट्रीय नेता तो जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, विट्ठल भाई पटेल। अब देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान सभा हिंदी होता है। यह टर्म कहां से आया? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखें, केंद्र में द्विसदनात्मक, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का मुख्य विशेषता क्या था? तो केंद्र में द्विसदनात्मक यानी 2 सदन वाला विधायिका स्थापित किया गया केंद्र में 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो 1919 ईस्वी में केंद्र में द्विसदनात्मक 2 सदन वाला एक विधायिका आया। पहले सदन को कहा गया राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता था। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता था, जैसे अभी का राज्यसभा है। केंद्रीय विधानसभा अभी का लोकसभा के बराबर, तो केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता था। क्लियर। सदस्यों की संख्या राज्य परिषद में अगर देखा जाए तो उच्च परिषद, उच्च सदन या राज्य परिषद में ध्यान देंगे तो राज्य परिषद या उच्च सदन में सदस्यों की कुल संख्या 60 थी। अब इस 60 सदस्य में मनोनीत 26 गो और निर्वाचित 34 सदस्य था। निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 34 और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जबकि केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 144 थी, जिसे आज के लोकसभा से तुलना कर सकते हैं, 144 थी उस समय। और मनोनीत सदस्य की संख्या इसमें 40 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 4 थी। कार्यकाल कितना था मनोनीत सदस्यों का? 3 वर्ष का कार्यकाल रहा था। एक टर्म और याद रखेंगे कि केंद्रीय विधानसभा जो थी, इस केंद्रीय विधानसभा का 1921 ईस्वी में जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो सच्चिदानंद सिन्हा, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, 1921 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित हुए थे। क्लियर है? 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल, लेकिन 1921 ईस्वी में उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी टर्म याद रखेंगे। मिजोरम में जब फसल काम समाप्त हो जाता है, फसल का कटाई हो जाता है, तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, साथ में खाना पकाते हैं, खाते भी हैं और मजे करते हैं, गाते भी हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम क्या है जो ये इस प्रकार का एक्टिविटी करने की इजाजत देता है? वो होता है चेराओ नृत्य। अब यह चेराओ नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे बम्बू डांस के नाम से जाना जाता है और बांस नृत्य हिंदी में इसे कहा जाता है। देखेंगे चेराओ नृत्य के बारे में विशेषताएं। मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य, और यह जो नृत्य है ना, वह भारत के अलावा फिलीपींस में भी नृत्य मनाया जाता है, और फिलीपींस में इस चेराओ नृत्य को टिनी कलिंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा भारत का नृत्य है जो विदेशी नृत्य, फिलीपींस नृत्य, टिनी कलिंग के नृत्य के समतुल्य है? तो चेराओ नृत्य हो जाएगा, के समतुल्य होता है। इसमें 6 से 8 लोग एक बांस का घेरा बनाकर उसमें डांस करते हैं। अन्य नृत्य में मिजोरम का आ जाता है खल्लम, चैलम, चावंगलाइजोम, छेईहलम, थंगलाम और जंगालम होता है। इसके अलावा मिजोरम का एक और महत्वपूर्ण त्योहार याद रखेंगे, फसल के कटने के अवसर पर ही त्योहार मनाया जाता है। एक चार कूट त्योहार होता है जो मिजोरम में भी मनाया जाता है। फसल की कटाई के समय यह त्योहार मनाया जाता है। अब देखेंगे चेराओ नृत्य का कुछ दृश्य। ये रहा चेराओ नृत्य का कुछ दृश्य। नीचे दिया हुआ है बांस का बनाया हुआ है खाका, और इस खाका के बीच में महिलाएं डांस करती हुई दिखाई देती है, जो चेराओ नृत्य के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन को हम आपको एनिमेशन में डालने का कोशिश करें, यानी कि फिगर को देख के भी आपको याद रहे, कम से कम कि फिगर आप देखिए, कम से कम उस बहाने भी आपको याद रहे, क्योंकि फिगर देखना और सुनना किसी चीज को मेमोराइज ज्यादा करता है, इसलिए फिगर भी देखते चलेंगे। चेराओ नृत्य का यह फिगर है और यह मिजोरम में नृत्य मनाया जाता है। क्लियर है? अगला, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिर जाती है। इस घटना को किसके द्वारा समझाया जाता है? न्यूटन के विषयक प्रथम नियम के द्वारा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। कहता है कि जब कोई वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाएगा, तब तक वह वस्तु जो है अपने स्थान पर से नहीं हिल डुल सकता है। बाह्य बल आरोपित किया जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है। न्यूटन ने अपने गति के संबंध में 3 नियम दिया, जिसने अपनी पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। अब देखेंगे कि इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे ठंडे के दिनों में कंबल से जब हम गर्दे को या धूलकन को हटाते हैं तो उस पर डंडे का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि कंबल तो आगे चला जाता है, उस पर बाह्य बल के कारण डंडा पटकाता है तो उसके बल के कारण आगे चला जाता है, लेकिन उसमें मौजूद जो धूलकन होते हैं वो जड़त्व की स्थिति को बनाए रखना चाहता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और कंबल आगे बढ़ जाता है। क्लियर? अब देखेंगे कुछ न्यूटन के गति विषयक नियम में 3 नियम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे से बल का व्यंजक F = m में मिलता है और तृतीय नियम को एक्शन रिएक्शन
यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तीनों गति के नियम के बारे में 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। क्लियर। आगे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक मानव या चालक रहित विमान है, इसमें चालक होता ही नहीं है। क्लियर। लक्ष्य के बारे में कुछ विशेषता देख लेंगे। पायलट रहित विमान होता है। DRDO ने इसका निर्माण किया था यानी बनाया था। जेट इंजन से यह चलाया जाता है लक्ष्य, और 10 बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। 100 मीटर के दायरे में रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम के माध्यम से भी लक्ष्य को चलाया जा सकता है, और लक्ष्य का प्रयोग तभी किया जाता है जब जमीन से वायु और वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जो होता है तथा तोपें जो होती हैं निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो लक्ष्य का फिगर भी देखेंगे। नोट में एक चीज ध्यान देंगे कि निशांत जो है वो निशांत जो है वो भी एक पायलट रहित विमान, जैसे लक्ष्य है उसी तरीका से निशांत भी है। तो निशांत के बारे में भी क्वेश्चन अगर पूछे तो यह भी एक पायलट रहित विमान है, लक्ष्य की तरह ही यह काम करता है। ये हमारा रहा लक्ष्य दिया हुआ चालक रहित विमान है। आगे है यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक काफी विद्वान था और इब्न बतूता के विद्वता को भी पहचान गया, जिसके कारण से दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसकी विद्वता से और खुश होकर चीन का राजदूत बना के उसे भारत से भेजा गया था। क्लियर। देखेंगे इब्न बतूता में मोरक्को का निवासी, MBT के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया। दिल्ली का काजी बना या न्यायाधीश, अपनी विद्वता से खुश होकर, उसकी विद्वता से खुश होकर MBT ने उसे दिल्ली का काजी बनाया। 1342 ईस्वी में चीन का राजदूत बनाकर उसे भेज दिया गया। यात्रा वृत्तांत जो लिखा, यह इब्न बतूता जो अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा वह रेहला नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है, और वह अरबी भाषा में लिखा गया। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है कि रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। रेहला क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। क्लियर। ये देखिए आपका इब्न बतूता जो ऊंट पे सवार है, इधर इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों एक दूसरे की ओर। ये NCERT का कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं। कम से कम मेमोराइज के तहत भी मेमोरी में याद रहेगा, फिगर देखिएगा तो कम से कम फिगर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए हम NCERT से फिगर निकाल के ऐड किए हैं कि कम से कम ये चीज आपको ध्यान रहे कि इस बहाने से भी आपको क्वेश्चन याद रहे। अगला है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन में देखेंगे 1976 ईस्वी में जो हुआ था उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को। 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। हमारे संविधान में क्या मूल कर्तव्य की चर्चा थी? मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्लियर। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, और 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो संविधान के भाग 4 के क में इसकी चर्चा किया गया और अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। मूल कर्तव्य संविधान भाग वही टर्म आ गया। वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के देश के संविधान से मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्लियर। नोट में देखेंगे तो 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है?
0 कैलोरी, उसमें ऊर्जा नहीं पाई जाती है। मधुमेह देखेंगे, मधुमेह होता क्या है? तो मधुमेह होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाना या ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ जाना रक्त में, उसे ही मधुमेह कहा जाता है। अब ग्लूकोज में रक्त की मात्रा बढ़ेगा कैसे? रक्त में जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, और वह इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। अब जब यह इंसुलिन जो चूंकि यह ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, अब इंसुलिन कम स्रावित होगा या नहीं स्रावित होगा तो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में नहीं बदल पाएगा। अब जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदल नहीं पाएगा तो वह ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से फैल जाएगा, जिसके कारण से शरीर में ब्लड की अधिकता हो जाएगी। तो इसी को डायबिटीज नाम दे दिया जाता है या डायबिटीज रोग कहा जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना और इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण मधुमेह हो जाता है। अब मधुमेह के इंसुलिन के बारे में देखेंगे। इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। पहला इंजेक्शन जो इंसुलिन का दिया गया था वह 1922 ईस्वी में कनाडा के थियोनार्ड थॉम्पसन को प्रदान किया गया था। क्लियर? कुछ देखेंगे, जानिए डायबिटीज क्या होता है। तो डायबिटीज होता है अधिक वजन का होना, डायबिटीज का कारण बनता है। 40 या उससे अधिक उम्र का होना, 40 या अधिक उम्र का होंगे तो ज़्यादा संभावना होगा डायबिटीज होने का। एक्टिव ना रहना, एक्टिव जब नहीं रहिएगा, शारीरिक व्यायाम होना चाहिए या शरीर की एक्टिविटी जारी होनी चाहिए। बीपी या अन्य दिल संबंधी बीमारी का शिकार होने से डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है, और परिवार में किसी अन्य सदस्य का डायबिटीज से पीड़ित होना भी डायबिटीज का कारण बनता है। अगला टर्म में है कि मधुमेह बीमारी के कुछ सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पेशाब अधिक आता है मधुमेह वाले रोगी को, अत्यधिक प्यास लगता है, हमेशा थका थका सा महसूस होता है, अचानक से वजन कम होने लगता है, और पेट चोट का जल्दी से ठीक नहीं होना मधुमेह के प्रमुख लक्षण होते, प्रारंभिक लक्षण होते हैं। जबकि मधुमेह के बारे में कुछ मिथक तथ्य भी दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे, पढ़ लेंगे। अगला दिया हुआ है मधुमेह के लिए कुछ घरेलू उपचार या इलाज। करेले का जूस आप पी सकते हैं, नीम का जूस पी सकते हैं, मेथी साबुत मेथी खा सकते हैं या मेथी आप चाय में दे सकते हैं, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, आंवला साबुत भी खा सकते हैं या आंवला का अन्य कोई मीडियम हो जो बना के आप खा सकते हैं, अदरक साबुत खा सकते हैं या अदरक वाली चाय ले सकते हैं, दालचीनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, और करी पत्ती का इस्तेमाल डायबिटीज घरेलू उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा टर्म को देख लेंगे। अंतिम में देखेंगे कि मधुमेह जो होता है, मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में पाया जाता है OCHN कैप, OCHN कैप, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। यही 6 को याद रखेंगे। OCHN कैप, OCHN को एक बार और कैप को एक बार। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 65% होता है, कार्बन जो होता है 18% होता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। अगला है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वेज के नाम से जाने जाते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा आकाशगंगा, हमारा सौर मंडल जो होता है उसका आकाशगंगा को देख लेते हैं। आकाशगंगा है क्या? तो आकाशगंगा एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जो गैलेक्सी से बना है आकाशगंगा। क्लियर? हमारा सौर मंडल मंदाकिनी है। अब यह जो मंदाकिनी है इसे यूरोपियन भाषा में मिल्की वेज कहा जाता है। यूरोपियन भाषा में मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। इस मंदाकिनी का आकार यानी हमारे सौर मंडल में आकाशगंगा जो सौर मंडल का आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है? स्पाइरल यानी सर्पिलाकार है। क्लियर? अगला है सूर्य अपने सौर मंडल के साथ एक परिक्रमा लगाने में 25 करोड़ वर्ष
लग जाता है या 250 मिलियन वर्ष लग जाता है सूर्य को अपने सौर मंडल के साथ पूरे आकाशगंगा को यानी मंदाकिनी को एक चक्कर लगाने में। उसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे, दुग्ध मेखला का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा एंड्रोमीडा है या देवयानी है। अब ध्यान देंगे, दुग्ध मेखला या मिल्की वेज कहेंगे, इसका भी सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा यानी हमारे सौर मंडल के आकाशगंगा के नजदीक वाला आकाशगंगा जो है वो एंड्रोमीडा है या इसी को हिंदी में देवयानी कहा जाता है। देखेंगे टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी कई प्रकार के होते हैं, स्पाइरल के रूप में भी पाए जाते हैं, वैरेड स्पाइरल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, लेंटिकुलर होते हैं, पेकुलर होते हैं और इलिप्टिकल होते हैं। इतने प्रकार के गैलेक्सीज पाए जाते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है आकाशगंगा जो है मंदाकिनी जो है मिल्की वेज है वह दुग्ध मेखला वह ये है स्पाइरल के रूप में हमारा आकाशगंगा होता है। ये देखिए हमारा स्पाइरल होता है, इस रूप में हमारा आकाशगंगा दिखाई देता है, मंदाकिनी होता है। क्लियर। मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती है। अब अगर हम ये याद रखें कि मिकांग नदी कहाँ बहती है, क्योंकि मिकांग नदी मात्र 6 देश होता है जहां से बहती है। क्लियर। अब वो 6 देश को अगर याद रखेंगे तो कहाँ से नहीं बहती है वो याद रहेगा, अपने आप छाट लेंगे अपन। मिकांग नदी उद्गम स्थल इसका तिब्बत होता है, प्रवाहन बेसिन इसका होता है चाइना में बहता है, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस, ये 6 देश से होकर मिकांग नदी बहती है। मिकांग नदी की कुल लंबाई की चर्चा करें तो 43.5 किलोमीटर होती है, 43.5 किलोमीटर होती है। मुहाना इसका दक्षिण चीन सागर है, उद्गम स्थल 3 तिब्बत है और इसका मुहाना यानी जहां से यह निकलती है तिब्बत से और यह कहां समा जाती है, दक्षिण चीन सागर में समा जाती है। अब फिगर के माध्यम से भी, मैप के माध्यम से भी समझेंगे मिकांग नदी को, ये समझेंगे। चाइना, यहां से तिब्बत से मिकांग नदी निकली और सबसे पहले चाइना आई। चाइना के बाद यह पहला म्यांमार में प्रवेश करती है और म्यांमार एवं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये लाओस है। म्यांमार और लाओस के बीच कुछ दूरी तक सीमा रेखा बनाती है और उसके बाद प्रवेश कर जाती है थाईलैंड में। थाईलैंड और लाओस के बीच भी सीमा रेखा बनाती हुई यह मेकांग नदी जो है वह चली आती है थाईलैंड में और थाईलैंड के बाद चली आ जाती है कंबोडिया एवं वियतनाम में, जो दोनों के बीच सीमा रेखा बनाती हुई। तो 6 देश चाइना हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए यह दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन इस रूप में भी पूछ सकता है कि मिकांग नदी का सबसे अंतिम देश, प्रवाहन का सबसे अंतिम देश कौन है, तो वियतनाम है सबसे अंतिम, जबकि कंबोडिया अंतिम से दूसरा है। क्लियर। यहाँ कंबोडिया का सीमा समाप्त हो जाता है, उसके बाद लास्ट में वियतनाम आता है। सबसे पहला देश चाइना है और सबसे अंतिम देश वियतनाम है। क्लियर। तो इसमें छट जाएगा, सिंगापुर आपका नहीं होगा और आपका इंडोनेशिया भी नहीं होगा। क्लियर। आगे है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कोलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य यानी W बराबर होता है Q इंटू V। अब Q का मान दिया हुआ है, कूलम्ब कितना है 3, वोल्ट कितना दिया हुआ विभवांतर 10 वोल्ट, तो 10 दिया 30। और कार्य को किस में व्यक्त किया जाता है, जूल में। कार्य कभी पॉजिटिव निगेटिव में होता है, नहीं होता है, तो इसका पॉजिटिव में ही आंसर जूल में होगा। अगला, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। क्लियर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है उत्तर प्रदेश। अगला, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य, लोक नृत्य होता है। अब देखेंगे भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, 8 को याद रखेंगे। भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य भारत का, भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। दूसरा होता है क्या, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में।
तीसरा जो होता है वह होता है कथकली, कथकली केरल में। चौथा याद रखेंगे मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल में। कथकली याद रखें तमिलनाडु, कथकली, कथकली तमिलनाडु में और मोहिनीअट्टम केरल में। अगला है कथक डांस उत्तर भारत, उत्तर भारत। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का, उड़ीसा का। इसके अलावा मणिपुरी, नामे से स्पष्ट है मणिपुर का। और अंतिम में होता है शास्त्रीय नृत्य। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य असम का होता है। क्लियर। तो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिसे सांस्कृतिक नृत्य का दर्जा मिला हुआ है भारतीय संगीत अकादमी के माध्यम से। आगे किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो होता है वो कल्पना साहित्य लेखन के विज्ञान में प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार की चर्चा करें तो इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। बुकर मैकेनिक कंपनी जो यूके की कंपनी है, बुकर मैकोनिक कंपनी के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और इसमें कुल पुरस्कार राशि विजेता को 60,000 पाउंड की राशि प्रदान किया जाता है। यह अंग्रेजी और यूके में प्रकाशित भाषा के साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके पहले विजेता याद रखेंगे इस्माइल कादरे अल्बानिया के हैं। और 2022 में हाल ही में भारत के गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर। ये देख सकते हैं आप डेजी रॉकवेल के साथ, ये आप डेजी रॉकवेल के साथ आप इसे देख सकते हैं। डेजी रॉकवेल के साथ गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड में आप दे सकते हैं पुरस्कार, दोनों के बीच बांटा गया है। डेजी रॉकवेल ने गीतांजलि श्री का टॉम्ब ऑफ सैंड का अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो साथ में दोनों को आप देख सकते हैं। अगला है राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंशीय शासक था जो 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। क्लियर। देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बात। बचपन का नाम इसका अली गुरसास्प था। यह आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था, तो अली गुरसास्प या बचपन का नाम अली गुरसास्प था। सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत और अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के अस्थायी सेना की संख्या सबसे ज्यादा थी। और नियमित वेतन भी दिया, नगद वेतन दिया, नियमित वेतन दिया और अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। भू राजस्व उपज का 1/2 भाग कर दिया। बेईमान व्यापारी के शरीर से जितना बेईमान करता था व्यापारी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितना किलो बेईमानी करता था, उतना उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को बड़ी दृढ़ता से लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दैवीय अधिकार का सिद्धांत लागू, खूब क्वेश्चन पूछता है। दैवीय अधिकार का सिद्धांत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको शासन व्यवस्था के बारे में या उसके आर्थिक शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेना है तो उनकी पुस्तक जियाउद्दीन वर्नी द्वारा रचना, जियाउद्दीन वर्नी, जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा तारीख ए फिरोजशाही में आसानी से मिलता है। देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने गद्दी पर बैठे हुए और सेनापति आसपास में। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? अभी बताए, गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है, यानी गैस जहां पर अप एंड डाउन होता है, जहां पर आयतन बढ़ता है और घटता है, डायाफ्राम होता है। हमारे फेफड़ा का डायाफ्राम होता है। देखेंगे फेफड़ा में ये जो नीचे का हिस्सा, मांसल हिस्सा जो होता है, रेड वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं डायाफ्राम होता है। और यही डायाफ्राम जब होता है, जब इनहेल करते हैं,
यानी जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो लेने के दौरान यह फैलता है और जब छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ता है। तो गैस के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान यानी स्थान प्रदान जो करता है वह होता है डायाफ्राम। क्लियर। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में दो चीज मनाया जाता है, दो दिवस मनाया जाता है। कौन कौन होता है भाई? तो एक होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और दूसरा होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 में 12वां संस्करण मनाया गया। पहला संस्करण 2011 में मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। क्लियर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 ही जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उसी के याद में 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या रहा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का? समावेशी, सुगम, सहभागी, निर्वाचन की ओर अग्रसर। समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर इसका थीम वाक्य रहा 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। 2021 का भी याद रखेंगे, मतदाता दिवस का थीम क्या रहा? मेरा वोट मेरा भविष्य रहा। क्लियर। अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का थीम याद रखेंगे, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन शुरुआत। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन शुरुआत। यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 1948 ईस्वी को देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1948 ईस्वी से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्लियर। अब कहां से कहां के बीच? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था पहला रेलगाड़ी। दूसरी बात, भारतीय रेलवे एशिया में पहली और विश्व की तीसरी बड़ी रेलवे व्यवस्था है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1905 को 0 और 5 को अदला बदली करेंगे तो 50 बन जाएगा। तो 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1905 ईस्वी में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में भारत के गणतंत्रता वर्ष के समय किया गया था। क्लियर। अब देखेंगे 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और वह समिति कौन सा समिति था? एटवर्थ समिति के सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को, पहले रेलवे बजट और आम बजट साथ साथ चलता था, लेकिन 1924-25 में एटवर्थ समिति के सिफारिश के आधार पर दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन फिर से 2017 में अब इसे फिर से मिला दिया गया है, यानी आम बजट और रेलवे बजट दोनों साथ में ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला विश्व में पहली रेल कहाँ चली थी? स्कॉगटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। कहाँ? यूके में चली थी। 1825 ईस्वी में चली थी। जिस वर्ष भारत में 100 साल के बाद भारत में 1925 ईस्वी में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। क्लियर है। ये रहा पुराना रेलवे जो हमारा जिस समय 1853 ईस्वी में रेल चलाया गया था। क्लियर। अब यह रेल जो है वह फेयरी क्वीन नाम भी दे दिया गया था। अगला है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान के सबसे नमकीन झीलों में, यह भारत का सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील होता है। भारत का सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील है। राजस्थान का नमक झील के नाम से भी इस सांभर झील को जाना जाता है। सांभर झील को ही थार रेगिस्तान से उपहार के रूप में भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान का क्या है? उपहार है। तो कभी क्वेश्चन पूछे थार रेगिस्तान से उपहार के रूप में किसको जाना जाता है? तो सांभर झील को जाना जाता है। अब देखेंगे कुछ फिगर सांभर झील का। जो सांभर झील में ये सब जो नमक का ढेरी आप देख रहे हैं, नमक का निर्माण और कुछ मजदूर जो नमक बनाने के काम में शामिल हैं, और इधर ट्रेन पर लोड हो रहा है नमक। भारतीय भू सर्वेक्षण ने भारत का अधिकांश क्रोमाइट कहाँ पता लगाया है? कटक, उड़ीसा के कटक में सर्वाधिक क्रोमाइट पता लगाया। क्रोमाइट है क्या?
तो क्रोमियम का मुख्य अयस्क होता है क्रोमाइट। ये सब टर्म को याद रखिएगा। अभी हाँ, ये सब खूब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसीलिए हम सारा डिटेल को देने का प्रयास किए, जितना हो सकता है एक क्वेश्चन पर सवाल वो निश्चित तौर पर हम देने का प्रयास कीजिए। सारा एनसीईआरटी बेस्ड हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करें, इसलिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा आगे के आने वाले एग्जाम में। और अभी अगर फेज आपका नहीं हुआ है रेलवे का, तो उसमें भी सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या इसी टर्म पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है। तो आप आदि बनाइए, आदत अपने आप को बनाइए कि इस तरीका का ही क्वेश्चन आप पढ़ें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। क्रोमाइट, क्रोमाइट क्रोमियम का मुख्य अयस्क होता है। FeO इसका रासायनिक सूत्र होता है। उड़ीसा के कटक जिले के सुकिंदा घाटी, ये भी याद रखेंगे, किस घाटी? सुकिंदा घाटी में सर्वाधिक क्रोमाइट मिलता है, और क्रोमाइट का प्रयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने में किया जाता है। ये रहा क्रोमाइट का पर्वत। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। एडवर्ड टेलर, एडवर्ड जेनर नहीं, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार। परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर। नाइट्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम सैमुअल कोहेन के द्वारा। और प्रक्षेपात्र का विकास किया था बर्नहर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपात्र का विकास क्लियर है, समझ में आ रही है? क्लास तो अच्छा लग रहा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन को आपको फिगर के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, कम शब्द को ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा टर्म्स को हम आपके अंदर पुट कर सके। ये देख लीजिए, आपका हाइड्रोजन बम हो गया। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के साथ हाइड्रोजन बम। दूसरा है परमाणु बम, लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, फैट बम जो जापान पर चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। तो लिटिल बॉय और फैट मैन ये परमाणु बम है दोनों। ये रहा आपका न्यूट्रॉन बम, और ये आपका रहा पृथ्वी का प्रक्षेपात्र। प्रक्षेपात्र का विकास बर्नहर, अब ये प्रक्षेपात्र नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी है। यह पृथ्वी नामक प्रक्षेपात्र भारत का है, लेकिन प्रक्षेपात्र का विकास दुनिया में बर्नहर वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। क्लियर? प्रक्षेपात्र है। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब यह कार्बन बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड के रूप में भी आपस में जुड़ सकते हैं, और डबल या अनेक बॉन्ड के रूप में, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी जुड़ सकते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड के रूप में कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और जब डबल या ट्रिपल कार्बन बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े हुए रहेंगे तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर? देख लेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। हमने कहा एकल आबंध वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए यौगिक को आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसमें एल्केन को शामिल किया जाता है। इसका पहला अवयव जो होता है संतृप्त विलयन का पहला अवयव, क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में कि संतृप्त अवयव का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला अवयव कौन होता है? मीथेन होता है। उसके बाद इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। यानी एल्केन ग्रुप में जो भी आएगा वो संतृप्त विलयन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि एकल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? एकल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो निश्चित तौर पर संतृप्त होगा और उसमें एल्केन को शामिल किया जाएगा, CnH2n+2। क्लियर? एल्केन। अब देखेंगे जिसमें दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड के रूप में या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में मौजूद होगा तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और इसके अंतर्गत एल्कीन को शामिल किया जाएगा और एल्काइन को शामिल किया जाएगा। यानी CnH2n तथा
H2n-2 को शामिल किया जाएगा। ये एल्काइन हो गया और ये आपका एल्केन हो गया। क्लियर। अब इसमें एक एग्जाम्पल इथीन का ले लेंगे और एक इथाइन का ले लेंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला ये हो गया और डबल बॉन्ड वाला ये हो गया, दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की रेटिना में कोन्स कहाँ केंद्रित होते हैं। अब देखेंगे थोड़ा मानव नेत्र का फिगर पहले देखेंगे, ध्यान देंगे मानव नेत्र के फिगर पर। मानव नेत्र का ये रहा फिगर और हम मानव नेत्र के पीछे वाला पॉइंट पर चलिएगा। ये रहा आपका रेटिना का हिस्सा, ये पीला वाला येलो वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये रेटिना का हिस्सा है। क्लियर, ये रेटिना आगे तक आया हुआ रहता है। क्लियर, लेंस से जुड़ा हुआ रेटिना है। अब देखेंगे इस रेटिना में प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल नर्व जो होता है, ऑप्टिक नर्व, ये जो होता है ऑप्टिक नर्व इसी से जुड़ा हुआ होता है। और इस ऑप्टिक नर्व से कई प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल पाया जाता है। फोटो रिसेप्टर का मतलब लेंस पर जो फोटो बनेगा, यहाँ लेंस पर जब आंख पर लेंस के, ये लेंस है उत्तल लेंस की तरह, अब प्रकाश जब लेंस पर पड़ेगा तो यह प्रकाश को रेटिना पर भेजने का काम किया जाता है। क्लियर, अब ये रेटिना पर खींचने का काम फोटो रिसेप्टर सेल के द्वारा किया जाता है, जो कई प्रकार का जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर, अब इसी फोटो रिसेप्टर सेल में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है शंकु और दूसरा होता है छड़, अंग्रेजी में बोले तो कोन्स, और दूसरा होता है रॉड। क्लियर, शंकु जो होते हैं वह रंगीन दृश्य के लिए, रंगीन को, किसी वस्तु को रंगीन दिखाने का रंग जो होता है शंकु में 1 करोड़ रंग में भेद करने की क्षमता शंकु में पाई जाती है। यह कोन्स जो होता है वो मनुष्य में पूरी तरीका से विकसित होता है, कोन्स पाया जाता है, रॉड भी पाया जाता है, लेकिन जानवरों में रॉड ही पाया जाता है, जानवर में रॉड पाया जाता है। और यह ब्लैक एंड वाइट के लिए उत्तरदायी होता है। यही कारण है कि जानवरों को कोई भी वस्तु ब्लैक एंड वाइट दिखती है। क्लियर, और रात को ज्यादा देखती है क्योंकि रॉड जो होता है वो एक्टिव होता है रात में, ब्लैक एंड वाइट के लिए एक्टिव होता है। क्लियर, अब देखेंगे ये शंकु जो होता है रेटिना के छोटे से केंद्र, ये रहा रेटिना का एक छोटा सा केंद्र होता है। अब वह छोटा सा केंद्र कौन सा होता है देखेंगे, छोटा सा केंद्र होता है उसे हम लोग कहते हैं मेक्यूला। छोटा सा केंद्र होता है, यहां से यहां तक का भाग जो आप देख रहे हैं ये होता है मेक्यूला। क्लियर, ये मेक्यूला होता है। और मेक्यूला के अंदर केंद्र में, मेक्यूला के केंद्र में ध्यान देंगे, मेक्यूला के केंद्र में पाया जाता है फोबिया। यहाँ पर ठीक सेंटर पर मेक्यूला के, ये पूरा रेटिना के केंद्र में मेक्यूला, और मेक्यूला के केंद्र में पाया जाता है फोबिया। इसी फोबिया के पास शंकु मौजूद होता है जो रंगीन दृश्य दिखाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर, तो फोबिया जो होता है उसी में सबसे ज्यादा कोन्स पाए जाते हैं। क्लियर है, और ये रॉड जो होता है वो पूरे रेटिना पर पाया जाता है, पूरा रेटिना पर पाया जाता है। क्लियर, गांधी पैक्ट जो है, गांधी दास पैक्ट को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था? बेलगांव अधिवेशन में, जो कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.K. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। देखेंगे गांधी दास पैक्ट है क्या, तो गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924 ईस्वी में C.R. दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू का संयुक्त वक्तव्य था, एक कथन था, एक समझौता ज्ञापन था गांधी जी के साथ, जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें इन दोनों ने कहा, एक समझौते के तहत,
कि विधानसभा के भीतर राजस्व, जो स्वराज पार्टी है, राजस्व नहीं, यहाँ पर स्वराज होना चाहिए, स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम तथा इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव रखा गांधी जी के सामने बेलगांव अधिवेशन में। यह गांधी दास पैक्ट कहलाया। क्लियर। अब देखेंगे महात्मा गांधी का ये फिगर आप देख रहे होंगे, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। अगला, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त होता है, लेकिन 5 मौलिक अधिकार को छोड़ के 15, 16, 19, 29, 30 पांचों अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से लेकर 35 तक, जिसमें से 15, 16, 19, 29 और 30 ये पांचों अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी अनुच्छेद जो है वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्लियर। देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसकी संख्या कुल 6 है, जिसमें समता एवं समानता का अधिकार पहला है, दूसरा में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है, जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 5 अनुच्छेद को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अनुच्छेद विदेशियों नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 15, 16, 19, 29 और 30। कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, 2 सेकेंड इसका वेग क्या हो जाएगा 2 सेकेंड के बाद, यानी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी होता है v, जबकि इनिशियल वेलोसिटी होता है u, जो नहीं दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। क्लियर, कुछ है ही नहीं दिया हुआ। फाइनल वेलोसिटी आपसे मांग रहा है और s आपको दिया हुआ है 39.2 मीटर का डिस्टेंस, दूरी, हाइट। अब देखेंगे टाइम भी आपका दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड का। निकाल लेंगे s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। तो s बराबर 39.2 दिया हुआ है, बराबर u का मान तो है नहीं, शून्य है। अब शून्य में t से शून्य है गुने t, चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, बट्टा 1/2 गुने a का मान हमें निकालना है और t का मान दिया हुआ है 2 गुने 2। 2 से 2 कट गया, 2 से इसको काट देंगे, 19 दूना 38, 6 दूना 12। अब यह t को 0 से गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी 19.6 बराबर कितना हो जाएगा, a। क्लियर है। a बराबर आपका मान आ गया कितना, a बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। v का मान कितना है दिया हुआ, निकालना है हमें फाइनल वेलोसिटी। u शून्य है, प्लस a का मान निकल गया 19.6, t का मान 2 दिया हुआ है। अब देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6 दूना 12, 19 दूना 38, 39 पॉइंट हो जाएगा बीच में, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में, आरजी सरैया के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। क्लियर। बंदी प्रत्यक्षीकरण जब दोषपूर्ण पुलिस नजरबंद कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके हित के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अंतर इतना होता है कि कोई भी रीट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए जारी करते हैं। 5 प्रकार का रीट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यही 5 प्रकार का रीट होता है और 5 प्रकार का रीट जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 226 का प्रयोग उच्च न्यायालय रीट जारी करने के लिए करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को
पुलिस नजरबंद कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो रीट जारी किया था सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर सशरीर दंडाधिकारी के समक्ष यानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यही होता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंद के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। समझ में आया? शब्दिनी यानी सैरिंक्स किसका? वाक यंत्र होता है, तो वह होता है पक्षी का। जबकि अगर हम लोग का मानव का अगर बात करेंगे, मानव में अगर बात करेंगे तो वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है। क्लियर? अब इसी को एनिमेशन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पक्षी का फिगर है, वह कहाँ पाया जाता है? सैरिंग्स। क्लियर? ये रहा पक्षी, और ये देख रहे हैं आप ट्रैकिया। ये पक्षी का क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं ट्रैकिया। यह ट्रैकिया जो है यहां से देखिए दो भागों में बट गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए दो भागों में बट गया है। क्लियर? और ये जो खाली स्थान आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही पक्षियों का सैरिंक्स होता है, जो बाक वॉइस बॉक्स कहलाता है, यानी शब्दिनी कहलाता है। अब देखेंगे इस फिगर को। यह आया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये दो भागों में चला गया, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ये रिक्त स्थान जो आप देख रहे हैं, यही है साइरिंग्स, जो बाक यंत्र के नाम से कहलाता है पक्षियों का। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा? यही से हम फिगर एनिमेशन डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो साइरिंग्स, ये होता है सैरिंग्स, जो पक्षियों का वाक्य यंत्र होता है। क्लियर है? कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम से इटाई नामक रोग हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे इटाई का प्रारूप। इटाई जब हो जाता है तो जैपनीज इटाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। शरीर नाटा रह जाता है। इसके अलावा पैर का हड्डी जो होता है वो मुड़ जाता है। इस रूप में इंसान शेप बन जाता है हड्डी का। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए 7 सूत्री मिशन इंद्रधनुष की घोषणा की है? वह है बैंकिंग सुधार के लिए। 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली 2015 में मिशन इंद्रधनुष 1.0 लॉन्च किया था। अब इसमें था क्या कि बैंकिंग सुधार से संबंधित 7 प्रकार के बात को रखा गया था, 7 सूत्री प्रस्ताव को रखा गया था बैंकिंग सेवा सुधार करने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा। उसे ही A2G के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? लेकिन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2017 में ध्यान रखेंगे, एक तो बैंकिंग सुधार के लिए 7 इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो 7 प्रकार का सुधार जो था, किस प्रकार से सुधार किया जाएगा उसको लेकर 7 प्रकार की बातें कही गई थी मिशन इंद्रधनुष 1.0 में, जो 2015 में अरुण जेटली के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे A2G नाम दिया गया। जबकि मिशन इंद्रधनुष 2.0 2017 में संपूर्ण टीकाकरण, इसमें 7 प्रकार का टीकाकरण, तपेदिक, पोलियो, हिपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, परट्यूटिस, टिटेनस और खसरा, संपूर्ण टीकाकरण के लिए 2017 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया था। जबकि मिशन इंद्रधनुष 3.0 को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। यह इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि गर्भवती महिला और बच्चे, वैसे गर्भवती महिला और बच्चे जो टीकाकरण जिनका नहीं हो पाया, कोविड-19 व्यवधान के कारण टीकाकरण नहीं हो पाया, तो वो ऐसे महिलाओं को और बच्चों को टीकाकरण, नियमित टीकाकरण करने के लिए इस मिशन को लागू किया गया। तो तीनों के तीनों मिशन को याद रखेंगे। कौन सा मिशन किस एग्जाम में पूछ देगा कोई नहीं जानता, तो तीनों को याद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कृषिगत उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित CACP की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। शब्द संक्षेप CACP में पहला C क्या निरूपित करता है? तो पहला C कमीशन को निरूपित करता है। देखेंगे सबसे पहली बात की अभिजीत सेन गुप्ता के सिफारिश के आधार पर अध्यक्षता वाली एक समिति बनी, और उस समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार जो है 24 प्रकार के कृषिगत
उपज के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अब फसल का इससे नीचे प्राइस नहीं हो सकता। तो MSP को वर्ष में 2 बार खरीफ फसल और रबी फसल पर जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? अभिजीत सेन गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश के आधार पर। 24 प्रकार का, ये भी याद रखेंगे, 24 प्रकार का फसल। क्लियर। अब CACP क्या है? तो वो जो जारी करता है, MSP जो जारी करता है वह CACP के द्वारा ही जारी किया जाता है। CACP क्या होता है? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। दूसरा C जो होता है वो कॉस्ट और पहला C कमीशन होता है। तो द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, हिंदी कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्लियर। अब देखें, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के द्वारा हर एक वर्ष रबी और खरीफ फसल के लिए कुल 24 प्रकार के फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है। अब CACP की स्थापना कब हुई? CACP की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इस रूप में नहीं किया गया था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रूप में नहीं शामिल किया गया था। इसकी स्थापना कृषि मूल्य आयोग के रूप में किया गया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में किया गया था। बाद में 20 वर्ष के बाद 1985 ईस्वी में इस APC यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम बदल दिया गया और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। CACP इसका नाम बदल के कर दिया गया। क्लियर। CACP के वर्तमान अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा हैं और CACP का मुख्यालय वर्तमान समय में नई दिल्ली में स्थित है। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। और किस अध्यादेश इसका कब पारित हुआ? तो 26 सितंबर 1975 ईस्वी को अध्यादेश पारित होता है। भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक के रूप में प्रथमा बैंक, भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक पूछेगा किस नाम से? तो प्रथमा बैंक के नाम से खोला गया था। भारत में वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 है और इसका मुख्यालय मुरादाबाद में स्थित है। ग्रामीण बैंक का जनक मोहम्मद यूनुस को माना जाता है, जो बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण बैंक का जनक मोहम्मद यूनुस को माना जाता है, जो कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। आगे है, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देख सकते हैं, डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया है और अब चंडीगढ़ एवं हरियाणा राज्य के बीच, पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच, दोनों सरकार के बीच, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार के बीच समझौता हो गया और समझौते के तहत चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर अब रखा जाएगा उसका नाम। देख सकते हैं, अभी तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इसका बाहरी दृश्य आप देख रहे हैं, जबकि इसका भीतर का दृश्य ये रहा। आपका फिगर के तहत समझने का प्रयास करेंगे। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ये रहे सौरभ गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाली भाषा में बड़े भाई होता है, दादा का मतलब बड़े भाई होता है बंगाली भाषा में। क्लियर। अब देखिए, ये ब्रिटेन की संसद पर हो गए हैं सवार। ये रहा ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है सौरभ गांगुली को। श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किस शहर में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अब देखेंगे हरदीप सिंह पुरी, यह हरदीप सिंह पुरी है क्या? तो यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार। क्लियर।
अब देखेंगे, ये रहे हरदीप सिंह पुरी हमारे, तथा इन्होंने ONGC चौथे, ध्यान रखेंगे, चौथा ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। क्लियर। EU अंडर-20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रूपल चौधरी बनी है। फिगर में आप देख सकते हैं। प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश के नए राजदूत प्रणय वर्मा को बनाया गया है। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? आशीष कुमार चौहान। पहले ये BSE के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधक निदेशक थे। क्लियर। लेकिन अब BSE से इस्तीफा देने के बाद NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO बनाए गए हैं। ये रहे आशीष कुमार चौहान और ये रहा NSE। ये NSE कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? B प्रणब। 75वां आनंद विश्वनाथन आनंद पहले फर्स्ट, राहुल श्रीवास्तव P जो थे 74वें ग्रैंड मास्टर थे, और भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर थे। क्लियर। आगे देखेंगे, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने B प्रणब। ये रहे B प्रणब। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? राफेल नडाल पुरुष एकल विजेता बने हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ध्यान रखेंगे। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, क्रम से भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा US ओपन होता है। तो 3 ओपन तो अभी तक 2022 में हो चुका। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन और तीसरा विंबलडन ओपन हो चुका। अब US ओपन का होना बाकी है। देख लेंगे, फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विजेता को हमने हरे रंग से टिक किया है और उप विजेता को हमने हारने वाले को लाल रंग से टिक कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेंगे, फ्रेंच ओपन देख लेंगे और विंबलडन देख लेंगे। हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे देख लेंगे। राफेल नडाल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल के, फ्रेंच ओपन के भी राफेल नडाल, दोनों राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन दोनों के राफेल नडाल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक जिताने वाले संकेत सरगर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। देखिए, संकेत सरगर सोने से कम नहीं, संकेत की चांदी। देखेंगे, स्नैच में पहला प्रयास 107 किलोग्राम का उठाया, दूसरा प्रयास 111 किलोग्राम का, तीसरा प्रयास 113 किलोग्राम का। क्लीन एंड जर्क में पहला प्रयास 135 किलोग्राम का, दूसरा प्रयास 139 किलोग्राम का। चोट लगी हुई थी फिर भी 139 किलोग्राम। चोट लगने के बाद भी तीसरा कोशिश की, हाथ में और चोटिल हो गए ये। क्लियर। अब देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम का कुछ समरी। देख रहे हैं, भारत की स्थिति चौथी रही। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थिति कैमा स्थान पर? चौथा स्थान पर रहा। 22 स्वर्ण, 16 रजत, 22 स्वर्ण और 23 कांस्य पदक के साथ कुल 61 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा जो कुल 178 पदक, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 176 पदक रहा और कनाडा तीसरे स्थान पर 92 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। क्लियर है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक जो रहा वो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु ध्वजवाहक रहे ओपनिंग सेरेमनी में, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी यानी समाप्ति में जो ध्वजवाहक रहे वो निकहत जरीन और शरत क्लियर। तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन का सुपर फास्ट एक्सप्रेस NCERT बेस्ट सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा केसरिया कंपटीशन क्लास को और हमें भी आगे बढ़ाइएगा। आप भी आगे बढ़िएगा साथ साथ में। निश्चित तौर पर
हम और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप एनर्जी दीजिएगा तब। आपके एनर्जी से ही मुझे, आप जो एनर्जी भेजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के रूप में, वही मेरा एनर्जी का काम करेगा और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो आज की सेवा को देते हैं विराम। इसी के साथ आप अपनी तैयारी के साथ अडिग रहिए, सफलता सिद्धांत बना लीजिए और सफलता को पाकर रहिए। आज की सेवा को इसी के साथ विराम देते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए आप भी, और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए।